नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण उपलब्धता, और इसके अंतर्गत आज हम लोग अपनी सातवीं इकाई मूल्यांकन, उसका जो हमने आज बिंदु लिया है वो है अवलोकन के बिंदु एवं साक्ष्य। इसका मतलब समझते हैं। अवलोकन की नहीं, जांच करना, उसके बिंदु, जांच करने के कौन कौन से बिंदुओं को अपनाया जाता है, और साक्ष्य जिनके आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि बालकों के अंतर्गत कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है, वो साक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो अवलोकन के जो बिंदु और साक्ष्य एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अवलोकन से संबंधित बिंदुओं का निर्धारण करे तथा साक्ष्यों को अपने पास एकत्रित करके रखे, जिसके आधार पर वो ज्ञात कर सके कि बालक के अंतर्गत किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन कब, किस समय और कितना हुआ है। इसके लिए आइए हम लोग इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा है। विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा है। विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा है, यह जानने से पहले, यह जानना बहुत जरूरी है कि उसे सीखने के कितने अवसर मिले। देखिए, हम लोग अवलोकन के बिंदु और साक्ष्यों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भावी जब आप शिक्षक बनोगे तो आपको भी अवलोकन करना होगा। अब अवलोकन एक अध्यापक किस प्रकार से कर सकता है, वो सारी जानकारी एक अध्यापक को होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग उसका शिक्षण कर रहे हैं। भाषा शिक्षण में अवलोकन के कई बिंदु निर्धारित किए गए हैं। यह भी निर्धारित कर रखा है कि बच्चा कब तथा कितना सीख लेगा, किंतु व्यवहार रूप में यह आवश्यक नहीं है कि बच्चा क्रमवार निर्धारित कौशल प्राप्त कर ही ले अथवा सीखे ही नहीं। देखिए, बात हम लोग कर रहे हैं बिंदु और साक्ष्यों की, तो इसके अंतर्गत यह जानना बहुत आवश्यक है कि उसने कितना सीखा है। ठीक है, और उसे जानने से पहले बहुत जरूरी बात यह है कि जो सीखने के उसे अवसर कितने प्राप्त हुए हैं, ये सारी बात भी एक शिक्षक को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसके बाद भाषा शिक्षण में अवलोकन के जो बिंदु निर्धारित किए गए हैं, है ना, ये निर्धारित जिनको कर रखा है, हम उस
ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि जो निर्धारण किया गया है उसी के आधार पर बालक सीखेगा। कभी हो सकता है कि बालक उतना सीख ले, कभी ऐसी स्थिति होगी बालक नहीं भी सीखे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बालक है वो क्रमानुसार उस चीज को सीखे। तो ऐसी स्थिति भी वहां पर हमें प्राप्त हो सकती है। तो अध्यापक को ध्यान रखना होगा कि कभी बच्चा सही ज्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है। तो ऐसा नहीं कि बालक ने कुछ सीखा ही नहीं है। कभी ऐसा भी होगा कि बालक को संबंधित ज्ञान है, वहां पर उसे जानकारी मतलब कि सही तरह से समझ में नहीं भी आएगी, ऐसी स्थिति भी होगी। हमें विद्यार्थी को अवसर प्रदान करने होंगे। हमें विद्यार्थी को अवसर प्रदान करने होंगे। अवसर अक्सर देखा गया है कि हम जिन कौशलों के सीखने की अपेक्षा करते हैं वे बालक देर से सीखते हैं। अपेक्षा करते हैं उनको बालक देर से सीखते हैं तथा जिनकी अपेक्षा नहीं की जाती उनको बालक जल्दी सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर विद्यार्थी ऐसी जो अपेक्षा की जाती है कि बालक को हमने कौशल की बात करें तो बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये कौशल है। ये कौशलों की बात कर रहे हैं तो कभी कभी अपेक्षा की जाती है कि हमने जो विषय सामग्री बताई है बालकों को, बालक उनके माध्यम से अच्छा सीख लेंगे, या फिर जो हमने सिखाया है बालक को बिल्कुल समझ में आ गया है। तो कभी कभी अपेक्षाकृत उल्टा हो जाता है कि विद्यार्थी उसको चीज को नहीं सीख पाते हैं, और जो चीज नहीं सिखाई जाती है उस ज्ञान को बालक तीव्र गति से ग्रहण कर लेते। तो ऐसी स्थिति को भी ध्यान में रखना होता है शिक्षक को। शिक्षक या शिक्षिका को चाहिए कि वे बच्चों में भाषाई दक्षता के विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले अपनी कार्य योजना को कुछ चरणों में विभक्त कर ले। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक जब बच्चों की दक्षता या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई योजना बना रहे हैं, अवलोकन की योजना बना रहे हैं, तो अध्यापक को क्या करना है, उसे कुछ चरणों में विभक्त करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सभी बालक एक ही समय में सीख ले, ठीक है। कुछ बालक पहले सीखते हैं, कुछ बालक बाद में सीखते हैं। तो एक योजना बनाई जाए चरण वाइज, जैसे कि हम लोग जैसे हमारी वार्षिक योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, इस प्रकार की योजना बना ली जाए। कुछ बालक जुलाई, अगस्त में सीख जाएंगे, कुछ सितंबर, अक्टूबर में सीख जाएंगे। तो सभी में जो परिवर्तन है, व्यवहारगत परिवर्तन, वो अलग अलग प्रकार से होगा। ये बात शिक्षक को ध्यान रखनी होगी, यानी कार्य योजना बनानी होगी। इसके अलावा उसमें भाषा विकास संबंधी
कुछ निरंतर हो सकने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करें। अगर हम पठन से संबंध लेते हैं, ठीक है, तो कुछ बालक जुलाई अगस्त में पठन को शुद्ध उच्चारण रूप सीख लेंगे, शुद्ध रूप उच्चारित करेंगे, कुछ अर्थ ग्रहण को लेते हुए उच्चारित करेंगे, कुछ है वो उसको स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं पर बिल्कुल ही बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो सभी बालकों के लिए अलग अलग ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए, एक गतिविधि को नहीं लेके चलना चाहिए। पठन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधि आती है। कोई बालक बिल्कुल स्पष्ट उच्चारित करता है, किसी के हाव भाव गति बहुत अच्छी होती है, तो विभिन्न प्रकार के पक्षों को ध्यान में रखते हुए उन गतिविधियों को सम्मिलित करना चाहिए। कार्य योजना के दौरान विभिन्न प्रकार के परीक्षण यथा मौखिक, लिखित गतिविधि, प्रतियोगिताएं, खेल, बातचीत, समूह चर्चा आदि। ठीक है, विभिन्न प्रकार से परीक्षा लेना चाहिए। मतलब कभी कभी मौखिक रूप से, कभी लिखित रूप से ऐसी गतिविधि आयोजित करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, खेल, बातचीत, समूह चर्चा, ठीक है, इस प्रकार से अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आधार पर अवलोकन कर सकता है। अवलोकन की जो कार्य योजना है उसे भी विस्तृत रूप से एक अध्यापक को देखना चाहिए और अध्यापक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी बालक एक साथ नहीं सीखते हैं। उनके सीखने की गति किसी की तीव्र होती है, किसी की धीमी गति होती है, अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती है। कोई सामान्य गति से सीखता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए अवलोकन करना चाहिए और उन्हीं आधार पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना चाहिए। आगामी कक्षा में हम लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे और इसकी सारणी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप गृहकार्य प्रश्न लिखें। अवलोकन के बिंदु एवं साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अभी आप होमवर्क के रूप में इसको लघुत्रात्मक उत्तर के रूप में आप लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।